हेलो दोस्तों, नमस्कार, सतविकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 8 अगस्त 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 23 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हेमंत सरकार ने 3,909 कंपनियों को भेजा नोटिस। निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में निजी क्षेत्र के 3,909 कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा है। साथ ही 20,65,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। वर्तमान में राज्य भर में 7,083 नियोजक निबंधित हैं। इन्होंने अब तक 11,106 स्थानीय को ही नौकरी दी है। बताते चलें कि झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 संपूर्ण राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। जिस भी निजी कंपनी, दुकान व अन्य प्रतिष्ठान में जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनको इस कानून के दायरे में रखा गया है। कंपनियों में स्थानीय लोगों की बहाली सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर कंपनियों को अपने कर्मियों का पूरा ब्यौरा देना है। कर्मियों को स्थानीय प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। श्रम विभाग की ओर से सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को बहाल करने संबंधी लाए गए कानून के प्रावधानों लागू कराने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों, प्रतिष्ठानों में 40,000 तक के वेतन पर काम कर रहे कर्मियों में 75% स्थानीय होंगे। झारखंड के निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में से 2/3 बाहरी हैं। मात्र 1/3 लोग ही स्थानीय हैं। संख्या के हिसाब से बात करें तो राज्य की विभिन्न कंपनियों काम कर रहे 1,84,268 कर्मचारी दूसरे स्थानों से हैं। इस कैटेगरी में दूसरे राज्यों के पुरुष कर्मचारी 1,60,458 और महिला कर्मचारियों की संख्या 23,003 है। झारखंड कैबिनेट अब ऑफलाइन भी जमा होंगे मैया योजना के फॉर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म अब ऑफलाइन भी भरा जा सकेगा। पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन फॉर्म भरे एवं जमा किए जाएंगे। बाद में फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के लिए उमड़ रही महिलाओं की भारी भीड़ एवं अधिक हिट से सर्वर लोड बढ़ने या स्लो होने की समस्या उत्पन्न होने के कारण लिया गया है। बैठक में 37 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। धनबाद जयराम महतो की पार्टी का चुनाव आयोग में निबंधन। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो की राजनीतिक पार्टी का चुनाव आयोग में पंजीकरण हो गया है। आयोग ने पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे जयराम महतो का संगठन अब राजनीतिक हो गया है। आयोग ने उनकी पार्टी JLKM को मान्यता दे दी है। जयराम महतो ने मंगलवार को JBKSS और JLKM की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का गठन किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जयराम महतो ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन चुनाव आयोग में पंजीकरण नहीं होने के चलते उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा था। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है। जयराम महतो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लगे हैं। अब वह विधानसभा चुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले लड़ेंगे। रांची में उग्रवादियों ने 6 गाड़ियों में लगाई आग, क्षेत्र में दहशत। झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू में छापर स्थित दामोदर नदी बालू घाट पर मंगलवार देर रात उग्रवादियों ने साकेत साहू और बलराम साहू के 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उग्रवादियों ने बालू ढुलाई में लगे 4 ट्रबो, 1 ट्रैक्टर और एक JCB मशीन में आगजनी की है। इस घटना से इलाके में दहशत है। लेवी को लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल किसी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।
चर्चा है कि जेजेएमपी कमांडर राहुल तुरी उर्फ अलोकजी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वह उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी से जुड़ा हुआ है। इस घटना का मकसद डर का माहौल पैदा कर कारोबारियों से लेवी वसूलना है। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार देर रात दर्जनों वाहन छापर घाट पर बालू की अवैध निकासी कर उसे ट्रकों और हाईवा में भर रहे थे। इस दौरान 6 बाइकों से हथियारबंद लोग पहुंचे। उन्होंने मजदूरों को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बुरमू थाना प्रभारी रामजी ने बताया कि आगजनी की सूचना मिली है, लेकिन वह अवकाश पर हैं। उल्लेखनीय है कि रांची के बुरमू इलाके में एनजीटी की रोक के बावजूद बालू उत्खनन हो रहा है। रांची बुढ़मू में छापर स्थित दामोदर नदी बालू घाट में उग्रवादियों ने 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद एसएसपी चंदन सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार, एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। वहीं रितेश महातो को थाना प्रभारी बनाया गया है। करोड़ों की अवैध उगाही के कारण छापर बालू घाट उग्रवादियों और अपराधियों का चरम अड्डा बन गया है। आए दिन यहां कभी उग्रवादी तो कभी अपराधी वाहनों में आगजनी करते हैं। इस पर लगाम लगाना झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। बुढ़मू छापर घाट में टीएसपीसी, जेजेएमपी, पांडे गिरोह, अमन साव गिरोह, अलोकजी गिरोह, वीएस तिवारी गिरोह पूर्ण रूप से सक्रिय है। इन गिरोह को अवैध उगाही की राशि जाती है। गिरिडीह में अनिल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपित गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने जमीन कारोबारी अनिल यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर महज कुछ घंटों में प्रमुख आरोपित बैजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। आक्रोशित लोगों ने बुधवार की सुबह जब आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम लगा दिया, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी हो गई। इसकी पुष्टि एसपी ने की है। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसआईटी का गठन किया था। टीम ने भी तुरंत छापेमारी शुरू कर दी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने के बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो गया है। साथ ही जिस वाहन से शव को पीरटांड इलाके में फेंका गया था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हत्या हुई है। आरोपित के साथ अनिल का विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि मंगलवार की शाम पीरटांड थाना क्षेत्र में प्लास्टिक के बंद बोरे में शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अनिल यादव के रूप में हुई थी। आरोपित बैजू रविदास सरिया में सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत थे। खुले में गाय मांस बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, एसएसपी को निर्देश, करें कड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने रांची एसएसपी को खुले में मोहल्लों या सार्वजनिक स्थलों पर गाय मांस की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को मौखिक कहा कि रांची में सार्वजनिक स्थलों पर गोवंश मांस की बिक्री होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे खुले में गोमांस की बिक्री होने की बात को वेरीफाई करेंगे। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से डोरंडा के कुछ मोहल्ले में खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने रांची एसएसपी से पूछा कि झारखंड गो जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी दें। इससे पहले सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची शहर में अवैध रूप से संचालित 70 से अधिक मीट शॉप विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिस पर कोर्ट ने मौखिक कहा कि खुलेआम रांची में गोवंश मांस की बिक्री हो रही है। इस बात को कोर्ट से छुपाया गया है। राजधानी रांची सहित राज्य में मांस विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा और मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने मौखिक कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन चिकेन और मीट दुकान संचालक नहीं कर रहे हैं। ये विक्रेता काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई मीट शॉप विक्रेता बिना लाइसेंस के ही अपनी दुकान चला रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरा और मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं। यह एफआईसीसीआई के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत है, इसीलिए इसे रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास ला रहा रंग। मानव तस्करी के शिकार 10 वर्ष से लापता दिल्ली से कराया गया मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 10 वर्ष से लापता बालक को रेस्क्यू किया गया। मानव तस्करी के शिकार 10 साल से लापता बालक को झारखंड भवन नई दिल्ली ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली और हरियाणा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। बालक 10 साल पहले जब मानव तस्करों द्वारा दिल्ली लाया गया था, तब उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। 10 वर्षों से परिवार से बालक का कोई भी संपर्क नहीं था। पिता द्वारा विगत कई सालों से खोजबीन करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस संदर्भ में झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाने में सनहा दर्ज था। कई सालों से झारखंड पुलिस द्वारा भी बालक की खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद झारखंड भवन नई दिल्ली को इस संदर्भ में 5 दिन पूर्व सूचना मिली। झारखंड भवन की नोडल ऑफिसर नचिकेता द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। बालक के पिता द्वारा एक प्लेसमेंट एजेंसी वाले का मोबाइल नंबर दिया गया था। उस मोबाइल की जानकारी निकालने पर पता चला कि वह नंबर एक ट्रैवलिंग एजेंसी वाले का है। झारखंड भवन द्वारा मिशन चलाते हुए कर्मचारी राहुल सिंह, निर्मला खलखो, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा यात्री बनकर उक्त ट्रैवल एजेंसी वाले से फोन पर संपर्क स्थापित कर उसके कार्यालय जाकर उसको धर दबोचा गया। एजेंसी के मालिक ने बताया कि उसके द्वारा ही उस बच्चे को काम पर लगवाया गया था। बच्चे को जिस घर में काम पर लगवाया गया था, उस घर के मालिक के मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए उसके ऑफिस पर जब रेस्क्यू टीम गई तो पता चला कि मालिक द्वारा ऑफिस 2 से 3 साल पहले दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है। झारखंड भवन द्वारा उक्त मालिक के हरियाणा दिल्ली वाले आवास पर स्थानीय पुलिस, स्थानीय एनजीओ के सहयोग से संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। वहां बच्चा नहीं मिला, लेकिन दिल्ली वाले आवास पर झारखंड का एक दूसरा बालक मिला, जिससे घर ऑफिस का काम करवाया जा रहा था। झारखंड भवन द्वारा उस बच्चे को रेस्क्यू करते हुए बच्चे की काउंसलिंग की गई और संबंधित स्थानीय पुलिस को सुपुर्द करते हुए आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। 10 वर्षों से लापता हुए बालक को अगले दिन सकुशल उसके परिवार के पास झारखंड भेज दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली की स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह, रेस्क्यू फाउंडेशन से अक्षय ने अहम भूमिका निभाई। अवैध खनन मामला। दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज। साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध खनन मामले में आरोपी दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज हो गई है। बुधवार को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने राहुल यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। अब जल्द ही उसके खिलाफ कोर्ट आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राहुल ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। 5000 रिश्वत लेते प्रधानाध्यापिका गिरफ्तार। एसीबी ने गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय कांडी की प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला को 5000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद प्रधानाध्यापिका को एसीबी के मेदिनी नगर कार्यालय लाया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के बैरिया की रहने वाली है। पलामू एसीबी के अनुसार प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला ने स्कूल के वोकेशनल टीचर से 20,000 रिश्वत की मांग की थी। वोकेशनल टीचर 2019 से कार्यरत है। वोकेशनल टीचर एनजीओ के माध्यम से सेवारत है। प्रधानाध्यापिका उनसे हर साल 20,000 रिश्वत मांगती थी। उनका मानदेय 20,000 महीने का है। 20,000 नहीं देने पर प्रधानाध्यापिका वोकेशनल टीचर को हटाने की बात कहती थी। मासिक उपस्थिति पर हस्ताक्षर नहीं करती थी, जबकि शिक्षक घूस देने के पक्ष में नहीं थे।
उन्होंने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू के मेदिनीनगर कार्यालय में की थी। मामले में एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सत्यापन किया गया और मामले को सही प्रकार इस संबंध में 6 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। 7 अगस्त को एसीबी की एक टीम प्रभावित शिक्षक के साथ कांडी राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय पहुंची और जैसे ही वादी शिक्षक से प्रधानाध्यापिका ने 5,000 रुपये रिश्वत ली, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर ईडी की बहस 9 अगस्त को। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की जमानत पर रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष यानी आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब 9 अगस्त का ईडी की ओर से बहस की जाएगी। आलमगीर आलम को ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी इस केस में राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ भी कर चुकी है। इस केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम को भी एजेंसी गिरफ्तार कर चुकी है। इनके ठिकाने से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद राशि बरामद किए थे। बढ़ता जा रहा चांडिल डैम का जलस्तर, आधा मीटर खोला गया एक और गेट। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार की शाम से हो रही बारिश के बाद स्वर्ण रेखा परियोजना के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में चांडिल डैम का जलस्तर 15 सेंटीमीटर बढ़ गया है। बुधवार की सुबह डैम का जलस्तर 181.70 मीटर तक पहुंच गया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए चांडिल डैम का एक और रेडियल गेट आधा मीटर खोल दिया गया। वर्तमान में डैम के 5 रेडियल गेट को खोले गए हैं। इनमें रेडियल गेट संख्या 6 को 35 सेंटीमीटर, गेट संख्या 7, 8 और 9 को 10-10 सेंटीमीटर और गेट संख्या 12 को आधा मीटर तक खोला गया है। 4 अगस्त को चांडिल डैम का जलस्तर 181.25 मीटर पहुंचने के बाद 4 रेडियल गेटों को खोल दिया गया था। रेडियल गेट संख्या 6, 7, 8 और 9 को रविवार की सुबह 8 बजे 10-10 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया था। बाद में गेट संख्या 6 को 25 सेंटीमीटर बढ़ाकर 35 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया। इसके बावजूद धीमी गति से डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। चांडिल डैम का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विस्थापितों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। डैम का पानी धीरे धीरे गांव के समीप पहुंचने लगा है। ऐसे में गांव के जलमग्न होने की आशंका से विस्थापितों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। चांडिल डैम का जलस्तर 182 मीटर से अधिक होते ही डूब क्षेत्र के गांवों में डैम का पानी घुसने लगता है। मुआवजा और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा से वंचित विस्थापित अब तक मजबूरन डूब क्षेत्र के गांवों में अपने घर पर रहने को विवश हैं। विस्थापितों का कहना है कि जब तक मुआवजा और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा सभी विस्थापितों को नहीं मिल जाती है, तब तक डैम का जलस्तर 177 मीटर तक रखा जाए। धनबाद एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में एक भी शिक्षक नहीं, मान्यता पर खतरा। सदर अस्पताल धनबाद के परिसर में संचालित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। प्रशिक्षण केंद्र में 6 शिक्षकों का पद है, लेकिन फिलहाल एक भी शिक्षक नहीं है। इससे प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है। झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने तो मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दे दी है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक शिक्षकों की कमी पूरी नहीं की है। यदि यही स्थिति रही तो नर्सिंग स्कूल बंद होने का संकट है। धनबाद के सिविल सर्जन ने कहा कि सरकार को इस स्थिति से अवगत कराते हुए शिक्षकों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। झांत हो कि नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य का प्रभार यहां अनुबंध पर सेवा दे रही ट्यूटर अर्चना को दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्सिंग स्कूल में एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है। अनुबंधित ट्विटर को स्कूल का प्राचार्य बनाया गया है। झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से यहां पर शिक्षकों की कभी पूरी नहीं की गई है। अब काउंसिल की टीम कभी भी यहां निरीक्षण के लिए आ सकती है। काउंसिल ने पहले ही स्पष्ट किया है कि स्थायी शिक्षक नहीं होने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सरकार की उदासीनता से नर्सिंग छात्राएं परेशान। सरकार की उदासीनता से
एएनएम नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई करने वाली नर्सिंग की छात्राएं परेशान हैं। 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए छात्राओं को कंपटीशन पास करने के बाद नामांकन मिलता है। धनबाद में प्रत्येक वर्ष 30 छात्राओं का नामांकन होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि नर्सिंग छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। साथ ही झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की मान्यता को बनाए रखने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। पर्यटन स्थल में विकसित होगा तेनुघाट डैम। एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के डैम तेनुघाट का जल्द ही कायाकल्प होगा। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका डीपीआर बनाने की जिम्मेवारी गौरव होम पॉइंट को सौंपी गई है। साथ ही इसके लिए जरूरी भूमि के चिह्नित करने के लिए झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम और बोकारो जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि पेटरवार के तेनुघाट में दामोदर नदी के पार एक मिश्रित मिट्टी का बांध है। पंचेत, मैथन, कोनार और तिलैया 4 मुख्य बहुउद्देशीय बांध 1953 से 1959 के दौरान चालू किए गए थे। हर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव पर बोकारो जिला प्रशासन ने तेनुघाट बांध क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तेनुघाट बांध झारखंड सरकार द्वारा नियंत्रित है, जबकि पंचेत, मैथन, कोनार और तिलैया डीवीसी दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित है। तेनुघाट डैम 6 किलोमीटर लंबा 55 मीटर ऊंचा मिट्टी से भरा तटबंध है, जो बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया को पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। तेनुघाट डैम के जलाशय की गहराई 180 और परिधि 16,000 फीट है, जिसमें 224 क्यूसेक जल संचय एक साथ किया जाता है। इस डैम का निर्माण बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो शहर में जलापूर्ति के लिए किया गया था। वहीं ललपनिया में तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई, तो तेनु डैम का पानी विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध हो रहा है। पीवीटीजी और अन्य आदिवासी समूह के 8,176 घरों तक बिजली पहुंचेगी जेबीवीएनएल। जेबीवीएनएल पीवीटीजी, पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप और अन्य आदिवासी समूहों के कुल 471 टोलों के 8,176 घरों तक विद्युतीकरण करेगी। केंद्र सरकार की मदद से सरकार इस पर कुल 48,315 करोड़ खर्च करेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 17 जिलों में कुल 7,184 पीवीटीजी घरों में से 1,676 घरों को विद्युतीकरण के लायक बताया गया है। हालांकि बाद में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यह निर्णय लिया कि डीपीआर में अन्य जिलों के पीवीजीटी और इसके निकट रहने वाले अन्य आदिवासी समूहों को भी शामिल किया जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की सूची में शामिल नहीं है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की गई सभी घरों की सूची को जमीन स्तर पर जेबीवीएनएल ने सत्यापित करने के लिए सर्वेक्षण कराया। इसके बाद जेबीवीएनएल ने यह प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें ऑन ग्रिड के लिए कुल 42.5 करोड़ में से 41.43 करोड़ की स्वीकृति केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने दी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 367 बस्तियों कुल 6,943 घरों को ग्रिड के माध्यम से यानी निकट के बिजली सबस्टेशन के जरिए और 114 बस्तियों के कुल 1,233 घरों को ऑफ ग्रिड अर्थात सोलर के तहत बिजली पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऑन ग्रिड के तहत कुल 42.5 करोड़ में से 41.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं ऑफ ग्रिड बिजली पहुंचाने का काम ज्रेडा के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कुल 6 करोड़ खर्च होंगे, जिसे पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से खर्च की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 71 सार्जेंट की वरीयता सूची जारी की। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 71 प्रारक्ष, अवर निरीक्षक, सार्जेंट, क्यार औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज के डीआईजी के अलावा एसीबी स्पेशल ब्रांच, रेल और झारखंड जगुआर के डीआईजी को पत्र लिखा है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि अपने क्षेत्र के जिला और इकाई में पदस्थापित सार्जेंट के बीच यह वरीयता सूची को प्रसारित करें। यदि वरीयता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इसे 15 दिनों के अंदर समर्पित करें।
इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने वरीयता सूची में अंकित सूचना का मिलान संबंधित कर्मी की सेवा पुस्तिका और अन्य अभिलेख से करने को कहा है। यदि किसी प्रकार की गलती है तो इसकी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। यदि किसी सार्जेंट का वरीयता सूची में नाम छूट गया है या प्रकाशित वरीयता सूची के अनुसार पदस्थापित नहीं हो तो ऐसे पदाधिकारी के संबंध में सूचना अलग से उपलब्ध कराने की बात कही है ताकि उनका नाम वरीयता सूची में शामिल किया जा सके। अनिल यादव हत्याकांड के विरोध में दूसरे दिन भी टावर चौक घंटों रहा जाम, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। जमीन कारोबारी अनिल यादव 35 वर्ष हत्याकांड को नगर पुलिस ने घटना के 6 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रत्युक्त भुजाली और जिस कार सफेद रंग के स्विफ्ट डिजायर से शव को खूखरा मोड़ के पास फेंका गया था, दोनों को बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बैजू नाम के एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया है। हत्या का कारण जमीन मामले में पैसे की लेन देन बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात भर चली छापेमारी अभियान में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि हत्याकांड का मास्टरमाइंड अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। एसपी दीपक कुमार शर्मा जल्द ही प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करेंगे। निल यादव की हत्या के बाद आक्रोशितों ने रात 9:30 बजे से 2 बजे तक टावर चौक को जाम कर न्याय की गुहार लगाते रहे। करीब 4.5 घंटे बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने प्रदर्शनकारियों को समझा बूझाकर वापस भेजा, लेकिन परिजनों को सुबह जब पता चला कि रात में ही अनिल का पोस्टमार्टम कर दिया गया है तो परिजन भड़क गए। परिजन और समर्थन सुबह 7 बजे फिर से टावर चौक को जाम कर दी। सड़क जाम की सूचना पर नगर थाना प्रभारी वहां पहुंचते हैं और समर्थकों को जानकारी देते हैं कि आरोपी पकड़ा गया है। तब जाकर करीब 7:45 बजे सुबह समर्थकों ने जाम हटाया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने मामले को गंभीरता को लेते हुए रात में ही टीम गठित की थी। डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने रात भर सघन छापेमारी अभियान चलाया। इसके अलावा टीम में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महातो, पचंबा इंस्पेक्टर मंटू कुमार के अलावा पीरटाड़ और मधुबन थाना प्रभारी शामिल थे। टीम के साथ टेक्निकल टीम को भी लगाया गया था। मामले को शांत करने के बाद एएसपी द्वारा प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। लातेहार नगर पंचायत ने चलाया ट्रेड लाइसेंस चेकिंग अभियान, वसूले 8,000। नगर प्रशासक राजीव रंजन के निर्देश पर नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने शहर में ट्रेड लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नगर पंचायत क्षेत्र के थाना चौक के पास कई दुकानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। इन प्रतिष्ठानों में हाई फैशन, आईएस कंप्यूटर प्रेस, राजेश फल दुकान, हिंद वॉच ऑफ सोनू वस्त्रालय शामिल हैं। ट्रेड लाइसेंस की जांच कर 8,000 राजस्व की वसूली की गई। अभियान में स्पैरो टीम लीडर आदित्य कुमार व टीसी बिरसा उरांव शामिल थे। नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने उन प्रतिष्ठानों से नगर पंचायत कार्यालय आकर ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। कहा कि बिना ट्रेड लाइसेंस के प्रतिष्ठान का संचालन करना प्रावधानों के विपरीत है। बिना ट्रेड लाइसेंस प्रतिष्ठान का संचालन करने पर जुर्माना वसूलने और दुकान को सील करने का प्रावधान है। उन्होंने वैसे प्रतिष्ठान जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया है, उनको लाइसेंस रिन्यूअल कराने की अपील की है। हाथियों के मूवमेंट की दिक्कतों को दूर करने के लिए सर्वे। झारखंड के सारंडा वन प्रमंडल एवं ओडिशा के क्योंझर वन प्रमंडल के उच्च अधिकारियों की संयुक्त टीम ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी अंतर्राज्यीय हाथी कॉरिडोर कारोक्रमपदा का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सेवानिवृत्त आरसीसीएफ डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा एवं एवर ग्रीन फाउंडेशन के अलावे सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा एवं संलग्न पदाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जा रहा है। बुधवार को दोनों सीमावर्ती राज्यों के वन विभाग पदाधिकारियों की संयुक्त टीम ओडिशा के क्योंसर जिला स्थित सारंडा से सटे जंगल हिलटॉप, बोलानी खदान क्षेत्र, किरीबुरु बड़ा जामदा मुख्य मार्ग क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। यहां से हाथी निरंतर आना जाना करते हैं।
सेल ऑफ टाटा स्टील की खदान प्रबंधनों से ग्रामीण अपना हक लें। रामा पांडेय। सारंडा के बाएं हाथू गांव मैदान में राजाबेड़ा मुंडा जामदेव चांपिया एवं मजदूर नेता रामा पांडेय की मौजूदगी बुधवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में सेल की गुव्वा, किरीबुरु, मेघाहातुबुरु एवं टाटा स्टील की विजय टू लौह अयस्क खदान से प्रभावित सारंडा के विभिन्न गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि उक्त चारों खदानों से बहकर आने वाली लाल पानी, मिट्टी, फाइंस आदि से सारंडा के जोजोगुटू, राजाबेड़ा, बाईहाथू, बहदा, सोनापी, काशिया पेचा, जामकुंडिया आदि गांव पूरी तरह से प्रभावित हैं। इन गांवों के ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ रैयत कृषि भूमि दशकों से बंजर होकर बर्बाद हो चुकी है। खदान से बहने वाली फाइंस ऑफ मिट्टी से सारंडा की प्राकृतिक नदी नाला व झरना का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। ये सभी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। इसका पानी का इस्तेमाल से ग्रामीण बीमार होकर मर रहे हैं। खदान से बहकर आने वाली फाइंस रूपी दलदल में अब तक हमारे दर्जनों पालतू जानवर फंसकर मारे जा चुके हैं। इन सभी समस्याओं से बड़ी समस्या है कि हमारे घर अथवा आंगन में धरती के नीचे खनिज व धरती के ऊपर वन संपदा का भारी भंडार होते हुए भी सारंडा के खदान क्षेत्रों के ग्रामीण बेरोजगार व भुखमरी के शिकार हैं। यहाँ की खदानों में बाहरी लोगों को लाकर नौकरी दी जा रही है, लेकिन शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को नौकरी से वंचित हैं। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। मजदूर नेता रामा पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों गोवा खदान में आंदोलन कर खदान से प्रभावित सारंडा के 500 बेरोजगार ग्रामीणों को नौकरी देने की मांग की गई थी। निकट भविष्य में सेल में 400 लोगों को नौकरी देने की योजना है। सेल भी नौकरी में ऐसी शर्त रखती है कि सारंडा के लोग नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। सेल प्रबंधन खदान में कुछ हिस्सा हैंड माइनिंग के लिए भी दे, ताकि अशिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सके। सारंडा के सभी गांवों के ग्रामीणों को संगठित होकर अब अपने हक व अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। पहले सारंडा के सभी गांवों के लोगों को अलग अलग बैठक कर संगठित होकर चरणबद्ध आंदोलन तेज करना होगा। उक्त खदान प्रबंधनों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने से पहले 11 अगस्त को बाएं हाथू मैदान में सुबह 10 बजे से बैठक होगी। इसमें सभी गांवों से सैकड़ों लोगों को आने के लिए कहा गया है। बैठक में मुंडा जामदेव चांपिया, मुंडा कानूराम देवगम, मुंडा मंचुड़िया सिद्धू, मुंडा प्रीति देवगम, सोनाराम माझी, राजेश सांडिल, मंगता सुरीन, साहू सुरीन, पवन चांपिया, गंगाराम चांपिया, लंकेश चांपिया, ठाकुर सोरेन, मुगा चांपिया, लेबेया सिद्धू, विजय सिद्धू, मंगल हुरद, प्रदीप माझी, बामिया सुरीन, बामिया चांपिया, घासीराम देवगम, सुखराम चांपिया आदि सैकड़ों मौजूद थे। जादूगोड़ा में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर तैयारियां तेज। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। यूसिल की मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन की ओर से जादूगोड़ा अस्पताल चौक के समक्ष विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आगामी 9 अगस्त को आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबू लाल सोरेन को विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। यूनियन के सहायक सचिव लखन मुर्मू, रघु सरदार, चैतन्य हांसदा ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता को लेकर बड़े बड़े तोरण द्वार व मंच बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर 10,000 लोगों को आमंत्रण कार्ड बांटा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे पार्टी के केंद्रीय महासचिव बाबू लाल सोरेन जादूगोड़ा मोड़ चौक पर वीर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ करेंगे। इसके बाद पारंपरिक आदिवासी नृत्य ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करते हुए पार्टी के महासचिव बाबू लाल सोरेन को यूसिल अस्पताल चौक तक लाया जाएगा। इसके बाद कार्यक्रम सभा में तब्दील हो जाएगी। इस कार्यक्रम में यूसिल अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी समेत करीबन 10,000 लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। संध्या समय आदिवासी गायक राम मार्डी, जमशेदपुर व प्रियंका मार्डी को ओर से ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जहां दोनों गायकों की जोड़ी अपनी गीतों से लोगों को झूमाएगी। कार्यक्रम की सफलता को लेकर यूनियन की ओर महामंत्री रमेश माझी, सहायक सचिव लखन मुर्मू, चैतन्य हांसदा,
रघु सरदार, भोगला मार्डी, योगेश तियू, सुभाष कर्मकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। धार्मिक स्थलों के आसपास से मीट मछली की दुकान हटाने की कार्रवाई शुरू। आदित्यपुर नगर निगम द्वारा बुधवार को धार्मिक स्थलों के आसपास से मीट मछली की दुकानें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। गम्हरिया बाजार में बुधवार को नगर निगम की टीम ने प्राचीन शीतला माता मंदिर के इर्द गिर्द लगने वाले मीट, मुर्गा और मछली की दुकानों को जबरन खाली कराया। उन्हें नोटिस थमाते हुए अविलंब मंदिर के परिधि से अलग हटकर दुकान लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद से मीट मुर्गा कारोबारी में नगर निगम के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। अभियान का नेतृत्व कर रहे आदित्यपुर नगर निगम के सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान ने बताया कि फिलहाल सभी मीट मुर्गा दुकानदारों को एहतियात के तौर पर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सूचना भी प्रसारित कराए जा रहे हैं। उसके बाद वरीय पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश के आलोक में इन दुकानदारों को हटाया जाएगा। लोहरदगा धन रोपनी कर घर लौट रही महिला की करंट लगने से मौत। जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनहो पंचायत के सियाटोली गांव में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई है। धान रोपनी कर घर लौटने के दौरान तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। महिला की पहचान सियाटोली गांव निवासी अजय तिग्गा की पत्नी रीता कुमारी 30 वर्षीय के रूप में हुई है। रीता कुमारी की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रीता कुमारी धान रोपने के लिए अपने खेत में गई थी। धन रोपनी करके घर लौट रही थी। इसी दौरान वह तार के संपर्क में आ गई और करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनन फानन में रीता को सदर अस्पताल लोहरदगा ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद रीता कुमारी को मृत घोषित कर दिया। इधर रीता कुमारी की मौत से मनहोसियां टोली और आसपास के गांवों में मातम छा गया है। क्षेत्र के लोगों उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है। गो तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन। बहरागोड़ा थाना परिसर में उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार राज्य सीमा क्षेत्र में गोवंश पशु की संरक्षण तथा गो तस्करी रोकने के लिए एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर ने टास्क फोर्स का गठन किया। साथ ही उन्होंने सीमा क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी को गो तस्करी रोकने के साथ साथ अपराध नियंत्रण के लिए कई सारे दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि टीम का दायित्व होगा कि 1 सप्ताह के अंदर की गई कार्रवाई को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को अवगत कराएं। इस मौके पर पुलिस उपाध्यक्ष मुसाबनी के संदीप भगत, पुलिस निरीक्षक मधुसूदन दे, पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार शर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार ठाकुर आदि उपस्थित थे। एनआईए ने गोलीबारी, आगजनी व रंगदारी केस में अपराधी अमन साहू के भाई को किया अरेस्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोयला खदान में गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली मामले में जेल में अपराधी अमन साहू के भाई आकाश साहू को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने अमन साहू गिरोह के शंकर यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के एक दिन बाद आकाश कुमार साहू गिरफ्तार किया। आकाश इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 26वां आरोपी है। एनआईए ने जांच में पाया कि आकाश शंकर यादव और अन्य के साथ अमन साहू के लिए जबरन वसूली के पैसे को ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल था। आकाश ने जबरन वसूली से एकत्र किए गए धन को रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए शंकर के साथ शामिल हो गया था। एनआईए की जांच के अनुसार आकाश अमन साहू गिरोह के कई महत्वपूर्ण सदस्यों को रसद और अन्य सहायता प्रदान कर रहा था। पीएलएफआई की जबरन लेवी वसूली मामले में एनआईए ने खूंटी में की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को पीएलएफआई के द्वारा लेवी वसूली मामले को खूंटी में 2 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए। यह मामला झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पीएलएफआई कैडरों द्वारा विभिन्न कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, रेलवे ठेकेदारों, व्यापारियों से पैसे की जबरन वसूली से संबंधित है। पीएलएफआई उग्रवादियों ने व्यवसायियों और ठेकेदारों के बीच आतंक पैदा करने के उद्देश्य से हत्या, आगजनी
और हिंसक हमलों सहित विभिन्न हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश भी रची थी। मामले में RC 4/2023 NIA RNC के तहत में आगे की जांच जारी है। घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने बासाडेरा व डायनामारी गांव में ग्रामीणों के साथ की बैठक। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत बासाडेरा एवं डायनामारी गांव में बुधवार को पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांव की समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि कालचीती पंचायत के बूथ संख्या 92 का स्थान राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बासाडेरा में है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में प्रशासन की ओर से दुर्गम क्षेत्र बोलकर बूथ का स्थान परिवर्तन करके राजकीय मध्य विद्यालय हीरागंज में कर दिया गया है, जो कि बासाडेरा एवं डायनामारी ग्राम से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। इससे ग्राम के वृद्ध मतदान करने में असमर्थ हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि वे जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर एक झापन देंगे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार हर नागरिक का है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई अपने मत का प्रयोग कर सके। बैठक में ग्राम प्रधान गौर सिंह, धनश्याम बांड्रा, मुकुंद सिंह, लक्ष्मण हेम्ब्रम, गंगाराम बांड्रा, कृष्ण सिंह, बुद्धेश्वर सिंह, गोपाल महतो सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। कलश शोभा यात्रा के साथ गोमो में श्रीमद् भागवत कथा शुरू। गोमो के बजरंग चौक खेसमी में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सुबह 10 बजे यज्ञ स्थल बजरंग चौक से गाजे बाजे साथ निकली। इसमें 1001 महिलाएं व कन्याएं माथे पर कलश लेकर चल रही थीं। बच्चे व पुरुष श्रद्धालु भी शामिल थे। सबसे आगे देवताओं के रूप धरे श्रद्धालु चल रहे थे। कलाकारों की टीम भी भजन गाते चल रही थी। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारों से वातावरण गूंजित रहा। कलश यात्रा रेलवे ओवरब्रिज, लोको बाजार, स्टेशन चौक पुराना बाजार, जीतपुर होते हुए लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय कर जमुनिया नदी घाट पहुंची, जहां पंडित महेश आचार्य व पंडित गंगाधर शास्त्री की अगुवाई में पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सभी कलश में जल भरा गया। इसके बाद कलश यात्रा वापस यज्ञ स्थल पहुंची। वहां विधिवत कलश स्थापना के बाद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ज्ञान यज्ञ का समापन 14 अगस्त को होगा। इस दौरान 8 दिनों तक प्रवचन, भजन कीर्तन व भंडारा का आयोजन होगा। आयोजन में जिला परिषद सदस्य बिजली देवी, मुखिया सुचित्रा मंडल, पूर्व जिपद सदस्य हीरामन नायक, अजीत मंडल, परशुराम सिंह, वीण देवी, विभा देवी, मीरा देवी, बैजनाथ दास, सुनील मंडल आदि का सहयोग मिल रहा है। बोकारो शंकर हत्याकांड में कामयाबी पर चैम्बर ने एसपी सहित पूरी टीम को दी बधाई। बोकारो के स्क्रैप कारोबारी शंकर रवानी हत्याकांड में पुलिस की कामयाबी पर बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एसपी पूज्य प्रकाश समेत पूरी टीम को बधाई दी है। चैम्बर अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ बड़े पैमाने पर हथियार व गोलियां बरामद किया है, जो उपलब्धि है। इसके लिए एसपी, सिटी डीएसपी समेत अनुसंधान में लगी पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण व शहर के औद्योगिक विकास पर अपराधियों की नजर थी। दहशतगर्दी के लिए हथियारों का जखीरा लाकर शहर में रखा गया था। पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश चौधरी, ज्ञानेंद्र पांडे, महामंत्री प्रवीण कुमार, सचिव विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, जीवन कुमार, वीरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, मनोज पासवान समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी पुलिस को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। NH 18 तथा 49 किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें कई महीनों से बंद। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के NH 18 तथा 49 किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें विगत कई महीनों से बंद पड़ी हुई हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय उच्च पथ एवं बाईपास सड़क शाम होते ही अंधकारमय हो जाती हैं। इससे इस सड़क से यातायात करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH 18 एवं 49 बाईपास सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। रात के समय यातायात के दौरान
अंधकार में गड्ढों को समझ नहीं पाने के कारण गिरकर लोग जख्मी हो रहे हैं। एनएचएआई के अधिकारी लगातार सड़क का जायजा लेने आते हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कई बार अवगत कराया था, मगर आज तक इस दिशा में किसी प्रकार की पहला नहीं हुई है। अंधकार होने के कारण दुर्घटना की आशंका भी प्रतिदिन बढ़ रही है। स्ट्रीट लाइट नहीं जलने के कारण लोगों में संबंधित विभाग के प्रति काफी नाराजगी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त की जाए, सीपीएम। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एमएमएमएसवाई राज्य की गरीब महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद उपलब्ध कराए जाने की दिशा में बढ़ा हुआ ठोस कदम है। राज्य सचिव प्रकाश विपल्व ने कहा है कि अबुआ आवास योजना के बाद एमएमएमएसवाई, जिसमें झारखंड की गरीब महिलाओं को केंद्र में रखकर उन्हें राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं। एमएमएमएसवाई योजना का लाभ राज्य की महिला आबादी के केवल आधे हिस्से को ही मिल पाएगा, क्योंकि राज्य की महिला जनसंख्या में 50% से ज्यादा महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं है। हजारों महिलाओं ने राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ने या नया राशन कार्ड बनाने के लिए बहुत पहले ही आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक पारिवारिक राशन कार्ड में नाम जोड़ने या नया राशन कार्ड निर्गत करने का काम लंबित है। राशन कार्ड नहीं रहने या राशन कार्ड में नाम नहीं रहने के कारण हजारों गरीब महिलाएं इस योजना से वंचित रहेंगी, जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाए। सीपीएम का राज्य सचिव मंडल हेमंत सरकार से मांग करता है कि एमएमएमएसवाई में राशन कार्ड की बाध्यता को शिथिल किए जाने का आदेश दिया जाए, ताकि झारखंड की अधिकांश गरीब महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जा सके। साहिबगंज छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को 2 वर्ष की सजा समेत 2 खबरें। धर्मपुर के एक विद्यालय की 10वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी करने और तेजाब उड़ेलकर जलाने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। साहिबगंज पोक्सो विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी बैजू किस्कू को 2 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में छात्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार छात्रा जब स्कूल जाती थी तो आरोपी बैजू किस्कू उसका पीछा करते हुए अक्सर छेड़खानी करता था। धमकी देता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो दुमका में जैसी घटना हुई थी तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा, तेजाब से जला दूंगा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया। दूसरा खबर है, ई रिक्शा चालक को बंधक बनाकर पीटा, गंभीर। साहिबगंज जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के शांतिनगर घोघी पहाड़ निवासी ई रिक्शा चालक छोटेलाल मंडल को मंगलवार की रात कुछ युवकों ने बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी। सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। घायल की पत्नी ने बताया कि पति छोटेलाल मंडल मंगलवार की सुबह 9 बजे ई रिक्शा लेकर घर से निकला था। वह दिन भर घर नहीं लौटा। उसकी काफी खोजबीन की गई। शाम करीब 7 बजे घोघी पहाड़ के पास वह लहूलुहान अवस्था में मिला। पत्नी ने बताया कि कुछ युवकों ने उसके पति को बांधकर पीटा और कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार कर दिया। जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर वर्कलोड से परेशान जुस्को के सुपरवाइजर ने ऑफिस में फांसी लगा की आत्महत्या। टाटा स्टील यूआईएसएल पूर्व में जुस्को के सीनियर सुपरवाइजर एसएस ओम प्रकाश साहू ने बुधवार को गोलमुरी स्थित अपने कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद कार्यालय के कर्मचारी एवं अधिकारी सकते में हैं। सूचना मिलने के बाद गोलमुरी पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने के बाद कंपनी के अधिकारी तथा जुस्को श्रमिक यूनियन के नेता कार्यालय पहुंचे। ओम प्रकाश साहू के पॉकेट से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। उसमें उन्होंने आत्महत्या का कारण वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ाना बताया है। ओम प्रकाश साहू गोलमुरी के गाढ़ाबासा में स्थित वर्कर्स फ्लैट संख्या 102 में रहते थे।
प्रतिदिन की तरह बुधवार को वे अपने फ्लैट से कार्यालय आए। अन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दोपहर का लंच लेने के लिए बाहर भेज दिया। उसके बाद नायलॉन की रस्सी से फंदा बनाकर पंखे के सहारे झूल गए। उनके सहयोगी जब बाहर से आए तो उन्हें पंखे से लटका देखा। हल्ला करते हुए सहयोगी बाहर निकले तथा कंपनी के वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। ओम प्रकाश साहू ने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं अपने ऑफिस में वर्कलोड के बोझ से बहुत अधिक परेशान हूं। मुझे बारीडीह में 4 कलसटर एग्रीको, सिद्धगोड़ा, ओल्ड बारीडीह और न्यू बारीडीह के साथ बारीडीह ईएमसी का बोझ दे दिया गया है। मुझसे इतने वर्कलोड में काम नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने चीफ और आलोक सर और एरिया मैनेजर से भी बात की। मैं इतना अधिक वर्कलोड में काम नहीं कर पा रहा हूं, पर कोई समाधान नहीं हुआ। मैं पिछले 3 से 4 माह से बहुत परेशान हूं। अपने ऑफिस के कलीग साथी से इस समस्या के बारे में बात करता रहता हूं। उन लोगों ने भी कहा कि आपको अधिक वर्कलोड दिया गया है। मेरे ऑफिस में ओझा जी और विनोद जी मेरी काफी मदद करते थे और आगे मैं इतना अधिक वर्कलोड में काम नहीं कर सकता। एरिया में अधिक काम बढ़ गया है। इससे काम करने में मुझे काफी परेशानी हो रही है। इस कारण मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। सर मुझे माफ करें। चीफ सर से निवेदन है कि मेरी जो भी राशि हो उसे मेरी पत्नी को दिला दीजिएगा। हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम चलाएगा भाजपा। चक्रधरपुर स्थित बाबू खाद भंडार भवन में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चक्रधरपुर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि 14 अगस्त को चक्रधरपुर पोड़ाहाट स्टेडियम से भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। यह यात्रा मार्ग में पड़ने वाले राजा अर्जुन सिंह, शहीद भगत सिंह एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए लाल गिरजा के समीप पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। वहां से वापस पवन चौक से पुरानी बस्ती में अवस्थित जग्गू दीवान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुनः पवन चौक पहुंचकर समाप्त होगी। साथ ही 13 अगस्त को युद्ध स्मारक एवं शहीदों के स्थल पर स्वच्छता का कार्यक्रम कर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया जाएगा। 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम जिला मुख्यालय में होगा। 14 अगस्त की शाम को कैंडल मार्च करते हुए शांति मार्च कार्यक्रम किया जाएगा। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक शाडंगी, कार्यक्रम के सह संयोजक पवन शंकर पांडे, बंदगांव प्रखंड के अध्यक्ष राजेंद्र मछुआ, चक्रधरपुर प्रखंड अध्यक्ष हरीश मुंडा, संजय पासवान, शेष नारायण लाल, श्रीवंत शाडंगी, डॉक्टर शिवपूजन सिंह, अशोक दास, गणेश तांती, दुर्योधन प्रधान, प्रेम प्रधान, कृतिवास प्रधान, मंगल बोदरा, अभिजीत भट्टाचार्य, सरना बोयपाई, अभिजीत चटर्जी, पोरेश मंडल, भोला, बजरंग महानंद, गौतम रवानी, परमेश्वर बोदरा, दीपक सिंह उपस्थित थे। गिरिडीह, रक्षाबंधन के दिन दीदियों के खाते में जाएगी 1,000 की राशि। कल्पना सोरेन। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रक्षाबंधन के दिन दीदियों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। कल्पना सोरेन बुधवार को गांडेय प्रखंड के पंचायत सचिवालय में लगे मैया योजना के शिविर में महिलाओं को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहन बेटियों को लेकर काफी चिंतित है। सरकार ने उनके लिए बचपन से लेकर 55 तक की योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसी की कड़ी है। कल्पना सोरेन ने प्रखंड के पंडरी, ताराटांड, कोडलवादाह, बंदगुंडा, बाकीकला, पर्वतपुर, अहेलियापुर, डोकीडीह, बुधुडीह समेत अन्य पंचायतों का दौरा कर पंचायत भवन में चल रहे मैया सम्मान योजना के कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान पंडरी और ताराटांड पंचायत की जेएसएलपीएस की महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुडलवादा पंचायत में विधायक का स्वागत ढोल नगाड़ा बजाकर किया गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना एक झारखंडी भाई का अपनी बहनों के लिए सौगात है। इस योजना से 50 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कहा कि रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों के खाते में सरकार 1,000 रुपए भेजेगी। उन्होंने इस योजना में आंगनबाड़ी सेविकाओं की भूमिका की सराहना की। मौके पर जामुमो जिला अध्यक्ष
संजय सिंह, फरदीन इम्तियाज अहमद, 20 सूत्री अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जिप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, बबली मरांडी, बीडीओ निसात अंजुम, सीओ मनोज कुमार, अन्य अधिकारी व ग्रामीण उपस्थित थे। 63वीं सुब्रतो कप। दूसरे मुकाबले में झारखंड ने गुजरात को 3-0 से दी मात। दिल्ली के तेजस फुटबॉल मैदान में जारी 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम का दमदार प्रदर्शन दूसरे मुकाबले में भी जारी रहा। झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में गुजरात को 3-0 के अंतर से पराजित किया। झारखंड की ओर से नैना कुमारी, संजना उरांव और बब्बिता कुमारी ने एक गोल कर झारखंड को दूसरे मुकाबले में बर अछत दिलाई। इससे पहले 6 अगस्त को हुए पहले मुकाबले में भी झारखंड की बालिका टीम ने मेजबान दिल्ली 7-0 से बड़ी शिकस्त देकर शानदार शुरुआत की थी। एक के बाद एक मुकाबले में झारखंड के दमदार प्रदर्शन पर राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माननीय मंत्री बैद्यनाथ राम, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग, टीम मैनेजर बिंदु कुजूर समेत खेल कोषांग के सभी पदाधिकारियों ने टीम को बधाई दी। बोकारो। फुफेरे भाई ने ही की थी झिड़की के मनीष की हत्या। कथारा ओपी पुलिस ने झिड़की बस्ती के रविदास टोला में सोमवार को हुई युवक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। 26 वर्षीय मनीष कुमार रविदास की हत्या उसके फुफेरे भाई विनोद रविदास ने की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। यह जानकारी बेरमो एसडीपीओ विशिष्ट नारायण सिंह ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मनीष कुमार रविदास की हत्या चाकू से मारकर की गई थी। मृतक के पिता युगेश्वर रविदास के बयान पर कथारा ओपी में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बोकारो एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित कर मामले की जांच शुरू की गई। गिरफ्तार विनोद रविदास ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि रामगढ़ की एक लड़की से पिछले 5 वर्ष से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों से वह बात नहीं कर रही थी। पता चला कि लड़की अब उसके ममेरे भाई मनीष रविदास से प्यार करने लगी है। यह विनोद रविदास को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मनीष की हत्या कर दी। आरोपी विनोद की निशानदेही पर पुलिस ने खून लगा हथियार, टी-शर्ट, गमछा, 3 चाकू, बाइक जब्त कर लिया है। विनोद रविदास गोमिया के हौसिर गोरिया टोला का रहने वाला है। छापेमारी टीम में पुलिस इंस्पेक्टर महेश प्रसाद, कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति सहित अन्य पुलिस अधिकारी जवान शामिल थे। धनबाद। कोरोना से मृत कोयला कर्मियों के अनाथ बच्चों को कोल इंडिया का आशीष। कोरोना काल में महामारी से जान गंवाने वाले कोयला कर्मियों के अनाथ बच्चों को कोल इंडिया का आशीष मिल रहा है। इन बच्चों के लिए कोल इंडिया ने आशीष योजना शुरू की है। इसके तहत आश्रित बच्चों को प्रतिवर्ष 45,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिल रही है। अपने माता पिता को खो चुके 1,645 बच्चों को कोल इंडिया आशीष योजना का लाभ मिल रहा है। कोविड काल में मरने वाले कर्मियों के 424 आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी भी दी गई है। कोल इंडिया ने इन 1,645 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोल इंडिया आशीष योजना के माध्यम से आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना शुरू की है। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी। कोल इंडिया आशीष योजना के तहत बच्चों को 4 साल के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा 45,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इस सहयोग से अनाथ बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। कोल इंडिया ने अनुकंपा नियुक्ति के तहत 424 आश्रित को नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। जिन 424 आश्रित को नौकरी मिली है, उन्होंने भी अपने परिवार के सदस्यों को कोविड में खो दिया था। बोकारो लुगु पहाड़ पर नक्सलियों का बंकर पुलिस ने किया ध्वस्त। बेरमो अनुमंडल के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ पर इनामी नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर के जवानों ने मंगलवार की रात सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक सीसीएम, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन एसएसी
समेत अन्य इनामी नक्सली ध्वस्त कर दिया। बंकर से नक्सलियों की रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली सामग्री, नक्सली पत्रिका, पोस्टर, खाद्य सामग्री, वर्दी व अन्य सामान बरामद किए गए। सर्च अभियान अब भी जारी है। धनबाद चिरकुंडा में बस के धक्के से छात्रा की मौत। विरोध में जीटी रोड 6 घंटे जाम। चिरकुंडा रानी सती मंदिर के पास बुधवार की दोपहर बस की चपेट में आकर छात्रा प्रिया कुमारी 15 वर्ष की मौत हो गई। छात्रा अपना बैंक खाता अपडेट कराने अपने घर कुमारधुबी संजय नगर से साइकिल से चिरकुंड स्थित बैंक जा रही थी। तभी झारखंड नामक बस ने उसे चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिहाड़ी मजदूर संजीत उर्फ पप्पू मोदी की बेटी प्रिया कुमारी कुमारधुबी हाई स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। 4 भाई बहन में वह सबसे बड़ी थी। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव के साथ जीटी रोड को बांस बल्ली से जाम कर दिया। बस चालक की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चिरकुंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, उन्हें हर संभव मदद व दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। एग्यारकुंड बीडीओ मधु कुमारी, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, जिप सदस्य गुलाम कुरैशी, माले नेता नागेंद्र कुमार सहित अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। कुमारधुबी ओपी प्रभारी पंकज कुमार ने बस मालिक से गुरुवार को वार्ता करा मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तब करीब 6 घंटा बाद लोग माने और जाम समाप्त किया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा। चक्रधरपुर शराब के नशे में पति ने पत्नी की पीटकर की हत्या। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बरंगा पंचायत के गोपीपुरगढ़ा टोला में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात की है। हालांकि पुलिस को इसकी जानकारी बुधवार को मिली। बताया जाता है गोपीपुर गढ़ा टोला गांव निवासी डोलो चेरोवा व उसकी पत्नी मुनिया चेरोवा दोनों शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस बीच डोलो चेरोवा ने गुस्से में अपनी पत्नी की लात घुसों से जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद मुनिया चेरोवा बेहोश हो गई। वहीं शराब के नशे में धुत डोलो चेरोवा भी गहरी नींद में सो गया। इस बीच बेहोश व गंभीर रूप से घायल मुनिया चेरोवा का खून शरीर से बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। बुधवार दोपहर मनोहरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा, थाना प्रभारी अमित खाखा समेत पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। बोकारो में करंट से मां बेटी भांजा की मौत। बोकारो में बुधवार को बिजली के करंट की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। यह हादसा बाथरूम में जमा पानी को टुल्लू पंप से निकालने के दौरान हुआ। बताया गया कि माराफारी थाना अंतर्गत कैंप 1 इलाके में रहने वाले परिवार की सुलेखा देवी ने बाथरूम में जमा पानी निकालने के लिए टुल्लू पंप लगाया था। इसी दौरान करंट लगने से वह झटका खाकर गिर गईं। इसके बाद उसे बचाने की कोशिश में उसकी पुत्री करिश्मा 16 वर्ष और भांजा सौरभ कुमार 22 वर्ष भी करंट की चपेट में आ गए। पड़ोस के परिवार ने उनकी चीख सुनी तो बिजली की लाइन काटी। इसके बाद तीनों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाकर बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हॉस्पिटल पहुंचे। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। विधायक ने जिला प्रशासन से परिवार की मदद की अपील की है। बता दें कि झारखंड में 1 हफ्ते के भीतर करंट लगने की अलग-अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लातेहार जिले के बालूमाथ में 1 अगस्त को कामवरियों का एक वाहन बिजली खंभे से टकरा गया था और इसकी वजह से करंट से झुलसकर 5 लोगों की जान चली गई थी। 6 अगस्त को पलामू जिले के लेस्लीगंज में खेत की सिंचाई के दौरान करंट से पिता पुत्र की मौत हो गई थी। इसी दिन दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में भी फसल पटवन के दौरान बिजली करंट से एक किसान की जान चली गई थी। धनबाद बांकुड़ा मेमू ट्रेन ऑफ मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आमने सामने, बड़ा हादसा टला।
धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता रक्षितपुर स्टेशनों के बीच मंगलवार की दोपहर को 08678 धनबाद बांकुड़ा मेमू और मालगाड़ी आमने सामने एक ही ट्रैक आ गई। रेल कर्मियों के शोर मचाने पर मेमू के चालक ने होम सिग्नल पार कर ट्रेन रोकी। घटना को लेकर रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर मेमू के चालक व गार्ड को रक्षितपुर में उतार लिया गया। उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। दूसरे चालक और गार्ड ट्रेन लेकर रवाना किए गए। आमने सामने आ गई मालगाड़ और मेमू। जानकारी के मुताबिक धनबाद बांकुड़ा मेमू दोपहर 2:25 पर धनबाद से खुली थी। दूसरी ओर सिंदरी से डीएसटीपी मालगाड़ी रवाना की गई थी। मालगाड़ी को रक्षितपुर से प्रधान खंता होकर धनबाद हावड़ा मेन लाइन पर आना था, जबकि धनबाद बांकुड़ा मेमू को होम सिग्नल पर खड़ा होना था, मगर ट्रेन होम सिग्नल को पार कर सामने आ रही मालगाड़ी के ट्रैक पर चली गई। चंद मिनट और देर हो जाती तो बांकुड़ा मेमू और मालगाड़ी की टक्कर हो सकती थी। इधर रक्षितपुर के स्टेशन मास्टर ने रेलवे कंट्रोल को घटना की जानकारी दी। धनबाद बांकुड़ा मेमू के चालक व गार्ड को उतार लिया गया। दोनों का मुख्यालय आद्रा रेल मंडल है, जो दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन है। उनकी मेडिकल जांच समेत अन्य प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों के विरुद्ध मेजर चार्जशीट पेनाल्टी की गई है। धनबाद रेल मंडल के अधिकारी ने कहा कि आद्रा रेल मंडल को घटना की जानकारी दे दी गई है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई आद्रा रेल मंडल द्वारा की जाएगी। धनबाद रोजगार मेले में 230 युवकों का चयन, 217 शॉर्टलिस्ट समेत 4 खबरें एक साथ। धनबाद के बरटांड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में बुधवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स झारखंड शंभूनाथ वर्मा, धनबाद के नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार, श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार व आईटीआई धनबाद के मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। रोजगार मेले में 21 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेले में कुल 1450 आवेदन आए, जिनमें से कंपनियों ने 230 युवकों का सिलेक्शन किया। वहीं 217 आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। अतिथियों ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। बाइक पर निकले पुलिस कप्तान शहर का लिया जायजा। धनबाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बुधवार को एसएसपी एचपी जरनादनन बाइक पर सवार होकर टाइगर जवानों के साथ निकले। शहर की सडीडीडी हक्कों पर भ्रमण करते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों का काफिला पुलिस लाइन से निकलकर स्टील गेट, सरायढेला, हीरापुर, कोट मोड़, सिटी सेंटर, रांगातांड, बैंक मोड़, धनसार चौक, जोरा फाटक, हावड़ा मोटर, पानी टंकी, नया बाजार, वासेपुर, भूली, हीरक रोड, बाबूडीहा, पॉलिटेक्निक, झाटढोडिया, बेकार बांध से होकर गुजरा। एसएसपी ने कई स्थानों पर बाइक से उतरकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने आवास, दुकान व व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। थाना प्रभारियों को क्षेत्र में पैदल गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के बाहर घूमने वाले मंचलों, अड्डेबाजों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। थाना प्रभारियों व टाइगर जवानों को इसी तरह नियमित तौर पर बाइक पेट्रोलिंग व ऑन फुट पेट्रोलिंग करने को कहा। सड़कों पर बाइक लेकर स्टंट करने व ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों की जानकारी पुलिस को मुहैया कराने की अपील की। डीसी ने किया कस्तूरबा विद्यालय टुंडी का निरीक्षण। टुंडी धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा बुधवार को टुंडी पहुंची। उन्होंने कमारडीहा व टुंडी पंचायत भवन में लगे शिविर में पहुंचकर झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मरिया सम्मान योजना में फार्म ऑनलाइन करने में आने वाली तकनीकी अड़चनों के बारे में कंप्यूटर ऑपरेटरों से बारीकी से जानकारी ली। साथ ही वे अधिकारियों से ऑफलाइन आवेदन लाभुकों से लेकर रिसीव देने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने टुंडी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की छात्राओं से मिलकर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली। खाने के मेनू के बारे में भी जानकारी ली। छात्राओं की पेंटिंग प्रदर्शनी देखकर वह काफी खुश हुईं और छात्राओं को शाबाशी दी। वार्डन ने डीसी को स्कूल में पानी की समस्या के बारे में बताया, जिस पर डीसी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि समस्या पर जल्द पहल की जाएगी। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी, एडीपीओ विजय कुमार,
बीडीओ शैलेंद्र चौरसिया, सीओ जितेंद्र प्रसाद, बीईओ मूरत महतो, सीडीपीओ आलोका चौधरी, बीपीओ उमेश कुमार आदि मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रोफेसर डीके सिंह पर जानलेवा हमला, रिम्स रेफर। धनबाद, कांग्रेस नेता व विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। वे मंगलवार की शाम विश्वविद्यालय से वापस घर लौट रहे थे। तभी 4:30 बजे बाबूडीह खटाल के समीप 3 युवकों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद प्रोफेसर डीके सिंह को गाड़ी से बाहर निकालकर मारपीट की। हमले में उनके कमर, सिर में चोट लगी है। बाएं कान का पर्दा फट गया है। उन्हें एसएनएमएमसीएच में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने कान के पर्दा के लिए रांची रिम्स में इलाज करवाने की सलाह दी है। मामले की लिखित शिकायत धनबाद थाने में कर दी गई है।